चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज। अब परसेंटेज होता क्या है, जैसे अगर अपन भाषा से समझना चाहें, परसेंट मतलब बाय 100, हर 100 पे क्या चीज़ आती है, जनरली अपन ऐसे ही बोलते हैं ना, परसेंट। इसी तरह से तो आम बोलचाल की भाषा में तो यही होगा। अब इसको मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेस करना है, मैं बोलता हूँ ए परसेंटेज ऑफ बी, ए परसेंटेज ऑफ बी। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए परसेंट मतलब ए परसेंट, ऑफ का मतलब क्या हो गया, इनटू बी। तो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया कि ए परसेंटेज ऑफ बी इज दिस। ठीक है, अब आप इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं है बताने को कि भाई सर इसमें और क्या हो सकता है, कि सर ये तो जनरल फॉर्म हो गई, इसके अलावा और क्या चाहिए। जो चीज़ चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शंस। 1/2 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना होता है, 50%। 1/3 इज 33.33%। तो जब भी मेरे को परसेंटेज दिखेगा ना, मुझे परसेंटेज नहीं फ्रैक्शन पता होना चाहिए, और फ्रैक्शन दिखेगा तो मतलब मुझे परसेंटेज पता होना चाहिए कि कन्वर्ट कैसे होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। 1/4 मीन्स आपका 25%। तो अगर मैं बोलता हूँ ना 75%, तो मुझे पता होना चाहिए 3 टाइम्स ऑफ 25%, मतलब 3 टाइम्स ऑफ 1/4 मतलब 3/4। तो मुझे ये मतलब नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट ये चाहिए 3/4। ये आपको यहाँ पे घुसानी है अपने, वरना कैलकुलेशन ऐसे ही करते रह जाओगे, गलत आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि सर ये तो कन्वर्ट तो हो ही जाएगा ना, कन्वर्ट तो हो जाएगा, इसको क्या लिखोगे 33.33/100 हो लिया फिर तो सवाल। ये 1/3 है, यहाँ से नहीं निकाल पाओगे 1/3, 1/3 ऐसे ही आएगा। ठीक, तो जो चीज़ बोली जा रही है उसे करना है। ठीक, तो 1/4 कितना हुआ, 25%। 1/5 20%। 1/6 16.67%। 1/7 14.29%। 1/8 12.5%। 1/9 11.11%। 1/10 10%। 1/11, अब देखना ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। 1/9 में क्या था, 11 1/11 में क्या होगा, 9 तो 09.09%। तो अगर कहीं 18.18% आ जाए या 45.45% आ जाए, तो 45.45 मतलब 5/11। अगर मैं बोलता हूँ 77.77% मतलब 7/9। तो ये सारे फ्रैक्शंस आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अभी तो ये बेसिक में बता रहा हूँ आपको, ये 20 तक आपको याद होने चाहिए। यहाँ तक मैंने बता दिया, अब 20 तक खुद याद करोगे, उसके लिए मैंने PDF डाल दिया, उसको देख लेना। ठीक है, पर ये आपको याद करना है क्योंकि इसी से कैलकुलेशन तेज होगी। इसके अलावा परसेंटेज में बताने का कुछ भी नहीं बचा है, इतना ही है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं क्वेश्चन क्या दे रखा है, ABCD आर इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद एक 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। A परसेंटेज ऑफ C + D इज 40। ठीक है, B + C इज 50। ठीक है, A - B इज 20। ठीक है, A + B इज इक्वल टू C + D % ऑफ A + B। तो सबसे पहले मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि इसमें दोनों में A + B दिख रहा है मेरे को। सो A + B इज C + D % ऑफ A + B, यही तो कह रहा है। तो यहाँ से A + B तो A + B कैंसिल आउट होगा, तो C + D कितना आ गया अपने पास डायरेक्ट यहाँ से 100। एक काम तो अपना आसान हो गया। ठीक है, फिर हमें क्या दे रखा है, B, ये A परसेंटेज ऑफ C + D। C + D आ चुका है तो यहाँ से भी निकाल सकता है। सो A % ऑफ C + D मतलब 100 इज 40। तो यहाँ से A कितना आ गया अपने पास 40। ठीक, यहाँ से B निकल जाएगा, A - B कितना दे रखा है 20, तो B कितना आ जाएगा 60, सॉरी B आ जाएगा अपना 20। A - B करेंगे तो 20 आएगा। ठीक, B आ गया 20। यहाँ से B अगर आ गया तो C आ जाएगा, तो C कितना हो जाएगा यहाँ से 30। B + C 50 होना चाहिए, आ गया। ठीक, अब जब C आ गया तो C + D अपने पास 100 है, C अगर 30 है तो D कितना आ जाएगा 70। तो अपने पास जो भी चारों अननोन क्वांटिटी थी वो आ गई। अब क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट % इज A ऑफ B + C + D।
तो ए कितना है अपने पास 40, बी प्लस सी प्लस डी अगर करें तो ये कितना हो गया 120। तो ए 120 का कितना परसेंट है, सो 40/120 इंटू 100%, इतना ही तो दे रखा है अपने को। तो ये कितना हो गया 33.33%। और अगर डायरेक्ट निकलना चाहें तो 40/120 1/3 हो गया, 1/3 इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना था 33.33। याद करने का फायदा होगा ना कि अपना क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट व्हाट इज बी इंटू सी, तो बी इंटू सी कितना आ जाएगा 600। व्हाट इज ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, सी प्लस डी तो आ गया था अपने पास 100 और ए प्लस बी कितना है 60, तो 60 माइनस 100 ये कितना हो जाएगा -40। अब यहाँ पे 40 मत कर देना, अगर 40 ऑप्शन दे रखा होगा उसको टिक करोगे तो गलत हो जाएगा, याद रखना है माइनस का है। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। हमने सबसे पहले जो सबसे इजी दिखा मेरे को वो ये दिख गया, क्योंकि दोनों में मेरे को ए प्लस भी दिख गया। इसलिए आपकी मर्जी, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो पर यहाँ से सॉल्व कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको सी प्लस डी नहीं पता, ए नहीं पता, सी प्लस डी यहाँ से निकलेगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट से पहले सबसे पहले चलोगे आप, फिर फर्स्ट से, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से ये ऑर्डर रहेगा। जरूरी नहीं आप हमेशा 1 से स्टार्ट करो, जो भी आपको रिजल्ट दे रहा है दैट डायरेक्शन यू शुड टेक द फर्स्ट, नॉट इन द ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं लेना है 1 2 3 4, या फिर उल्टा भी नहीं लेना वो 4 3 2 1। जैसा भी ऑर्डर लो आपकी मर्जी है, लेकिन वो आपको रेस्पॉन्ड करना चाहिए, आपका कंक्लूजन आना चाहिए। आप बीच में छोड़ के आ रहे हो फिर उससे कोई मतलब नहीं बनेगा ना। ठीक, तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। आगे चलते हैं, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेजिन्स आर मेड अप बाय ड्राइंग ग्रेप्स। रेजिन्स क्या हुआ किशमिश, ग्रेप्स क्या हुआ अपने अंगूर। तो हमने किशमिश कैसे बनाए, अंगूर को सुखा के। ठीक है, इफ ग्रेप्स कंटेन्स 80% वाटर, तो और एंड रेजिन्स कंटेन्स 20% वाटर। ठीक है, तो एक होता है जो पल्प होता है, पल्प समझते हो, जो गुदगुदा सा होता है अंदर, दैट इज पल्प। तो अंगूर के अंदर पानी है और वो पल्प है। तो क्या कह रहा है, जो ग्रेप्स हैं उसमें क्या है 80% तो वाटर हो गया और 20% हो गया पल्प। ठीक, 20% हो गया पल्प। अब वो कहता है कि रेजिन में क्या हो गया, अब जब रेजिन आपने उससे बनाई तो रेजिन में ये जो वाटर था ये 20% रह गया और ये जो पल्प था ये 80% हो गया। ये वाटर है और ये पल्प है। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले जो पहला स्टेटमेंट है, बाय ड्राइंग द ग्रेप्स, मतलब मैंने ड्राई किया मतलब सुखाया है। तो सुखा के मैंने क्या किया होगा, पानी तो उड़ाया होगा। ठीक है, अब पानी सारा तो उड़ ही नहीं सकता, तो कुछ पानी उड़ गया होगा। पल्प आपका इंटैक्ट रहेगा, मतलब जो उसका गूदा है उसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, वो तो वैसा का वैसा रहने वाला है, तो वो पल्प आपका इंटैक्टेड है। ठीक है, तो पल्प तो इसमें सिर्फ था ही 20%। तो अब ये क्या बोल रहा है, देन क्वांटिटी ऑफ रेजिन ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग 100 kg ऑफ ग्रेप्स। अब 100 किलो ग्रेप्स है, ग्रेप्स कितने हो गए 100 किलो, तो उसमें पानी कितना होगा 80 किलो, तो पानी हो गया, पानी कितना हो गया 80 किलो, और पल्प कितना हो गया 20 किलो। तो पल्प तो आपका इंटैक्ट रहने वाला है, ये तो कहीं नहीं जाने वाला। उड़ेगा कौन सा, पानी तो उड़ेगा, पानी उड़ाते जाओ, पल्प आपका कहीं नहीं गया। तो पल्प एज इट इज ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, रेजिन में। तो रेजिन में पल्प कितना था 80%, तो पल्प हुआ 20 kg विच इज 80%। तो जो वाटर है वो 20% होगा ना, वो वाटर जो है वो कितना होगा 20%, मतलब इसका तो 1/4 रह गया, तो इसका 1/4 आना चाहिए। 20 kg का 1/4 कितना होगा 5 kg। तो अपने पास टोटल कितना आ गया 25 किलो किशमिश बन गई अपनी। तो रेजिन कितनी आ गई 25 kg, जिसमें 20 किलो क्या है पल्प है और 5 किलो क्या है पानी है। दोबारा देखो इसको, ग्रेप्स में पानी कितना है 80% और पल्प है 20%। ठीक, जब हम इसको ड्राई करेंगे तो पल्प थोड़ा ना उड़ेगा, उड़ेगा तो क्या पानी। तो हमने पानी को उड़ाया, पानी उड़ाते उड़ाते कितना सा बच गया, इतना पानी बच गया। और जो इसका पल्प एज इट इज था पर इसका वेटेज बढ़ गया। अभी सोचो कि सर 20 से 80% कैसे हो गया, पल्प कैसे बढ़ा, बढ़ा नहीं है उसका वेटेज, क्योंकि पानी उड़ गया। तो लेट से अगर आप किसी भगोने में पानी लो, ठीक है, उसको पूरा भरा हुआ है, उसको उठाओ, भारी होगा, फिर उसको गर्म करो, पानी को काफ़ी 1 घंटे तक गर्म करो, बहुत सारा पानी उड़ जाएगा। उसके बाद
उसको अगली बार कपड़े से उठाना, गर्म भगोने को सीधा मत उठा लेना, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपने उस गर्म भगोने को कपड़े से उठाया, वज़न कुछ कम लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि जो पानी था जो उड़ गया उसका वज़न तो कम हो गया ना। तो यहाँ पे भी जो पानी उड़ा है ड्राई करने से, तो उसका वज़न कम हुआ, पल्प तो एज इट इज़ था, लेकिन वो कुछ इस तरह से उड़ा कि जो पहले 4:1 था वाटर टू पल्प, अब वो वाटर टू पल्प 1:4 बन गया। पल्प तो वहीं का वहीं है, पानी उड़ गया। अब लेट्स से मैं बोलूँ कि भाई तुम मैंने एक लकीर खींची, जैसे ऐसे मैंने एक लकीर खींची, ठीक, तुम्हारी लकीर छोटी है, अभी तुम्हारी लकीर छोटी है, तो ये तो ज़्यादा है, ये कम है। अब मैं क्या करूँ, इसकी लकीर मिटाना स्टार्ट करूँ, इसकी लकीर छोटी कर दूँ, इसकी लकीर मिटाते मिटाते छोटी कर दी, तो बड़ा कौन हो गया? ये। बड़ा था कौन? ये। चीज़ समझ में आई कि जो बड़ा था उसकी लकीर मिटा दी, मतलब उसको उड़ा दिया, तो अपने आप छोटा हो गया ना। ये तो कहीं नहीं गया, ये तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, तो ये पल्प तो वहीं का वहीं था, उड़ा तो पानी है, तो पल्प में तो कोई चेंज नहीं आया, पर रेशो अपने आप चेंज हो गया, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ हुई है कि रेशो चेंज हुआ है। तो यहाँ पे मेरा जो पल्प था 20 किलो, वो तो इंटैक्ट रहा 20 किलो, पर उसका वेटेज कितना हो गया? 80%। तो अगर ये 80% है तो इसका 1/4 ही तो बचेगा 20%। 80 का 1/4 20% होगा, और इसका 1/4 5 kg, तो टोटल किशमिश कितनी बनी है अपनी 100 किलो अंगूर से? 25 किलो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम सैलरी इज ₹5,000 विच इज 20% लेस देन श्याम सैलरी, मतलब 20% लेस, तो क्या कह सकते हैं? 1/5 लेस होगी, 20% मतलब 1/5। तो लेट्स से अगर इसकी सैलरी 1 है, राम की सैलरी 1 यूनिट है, ऐसे ले सकते ना, ऐसे लिख सकते हो, राम सैलरी माइनस राम की सैलरी की 20% कम, ऐसे ही तो लिखोगे। मैं एक शॉर्टकट तरीका सिखाऊं, चलो पहले शॉर्टकट की जगह मैं पूरा तरीका ही समझाता हूँ। शॉर्टकट अभी उसके बाद समझ में जल्दी आएगा। राम की सैलरी 50,000 है, 5,000 है, तो राम की सैलरी 5,000 हो गई, ठीक है, विच इज 20% लेस देन श्याम सैलरी। श्याम की सैलरी की 25% 20% कम है वो, तो मतलब किसकी सैलरी से? श्याम के रेस्पेक्ट में होगा ना। तो श्याम की सैलरी माइनस श्याम की सैलरी का 20% मैं कम कर दूं, इज इक्वल टू व्हाट? 5,000। ये तो कहना चाह रहा है वो कि श्याम की सैलरी में से 20% कम कर दूं तो क्या आ जाएगा? राम की सैलरी, ठीक। सो S माइनस 1/5 ऑफ S, 1/5 ऑफ S इक्वल्स टू 5,000। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4/5 ऑफ S इक्वल्स टू 5,000। तो यहाँ से S कितना आ जाएगा अपना? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 25, तो 6,250। ये आ गई श्याम की सैलरी, ठीक। अब क्या पूछ रहा है? बाय व्हाट परसेंट इज श्याम सैलरी मोर देन राम सैलरी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? श्याम की सैलरी कितनी ज़्यादा है, तो मतलब श्याम माइनस राम कितना आ जाएगा? 1,250। श्याम की सैलरी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है? 1,250 रुपये ज़्यादा है। रेस्पेक्ट में क्या है? किसके रेस्पेक्ट में देखनी है? राम के रेस्पेक्ट में देखनी है। तो राम की सैलरी कितनी है अपनी? 5,000%। ये तो करना है बेसिकली। वो क्या कह रहा है कि भाई श्याम की सैलरी कितनी ज़्यादा है विद रेस्पेक्ट टू राम, विद रेस्पेक्ट टू राम। तो श्याम माइनस राम, क्योंकि श्याम की सैलरी ज़्यादा है, तो श्याम माइनस राम के तो 1,250 आ गया। और रेस्पेक्ट किसकी बोल रहा है? श्याम की रेस्पेक्ट में थोड़ा बोल रहा है, राम की रेस्पेक्ट में ज़्यादा पूछ रहा है, तो 5,000 से डिवाइड कर दिया। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25। तो ये कितना आ गया? 25%। 25% ज़्यादा है, ठीक। अब इसको अगर शॉर्टकट में करना चाहें, ये क्या कह रहा है? राम की सैलरी 20% कम है। 20% का मतलब 1/5 कम है 1 में से, ऐसे बोलना चाहूँ। मतलब अगर आपकी 100 रुपये तो मेरी कितनी है? 80, तो 1/5 कमी तो हुई। तो बेसिकली कितनी है? 4/5। मतलब 20% का मतलब कितनी है? 80% ऑफ योर सैलरी। लेट्स से मैं अपनी सैलरी की बात करता हूँ, मेरी 20% सैलरी कम है आपकी सैलरी से, तो मेरी सैलरी कितनी परसेंट हुई? टोटल अगर x है तो मेरी तो 0.8x है ना। अगर 100 रुपये सैलरी है आपकी तो मेरी कितनी हुई? 80 हुई ना। 20% कम, तो 80 मतलब क्या लिखूंगा? 4/5। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ
कि भाई आपकी मेरे से कितनी ज़्यादा है, मतलब इसका उल्टा 5/4 इंटू 100। अगर परसेंटेज की टर्म्स में निकालना है ऐसे इंटू 100, अगर परसेंटेज की टर्म्स में निकालना है तो ये कितना आएगा 80%। मेरी सैलरी इतनी तो है, अभी कितनी ज़्यादा हो गई, डिवाइड कर दो, ये कितना हो गया 125% हो गई, मतलब ज़्यादा कितनी है 25%। 100% तो है ही, पर ज़्यादा कितनी है, ज़्यादा 25% है, तो वही तो निकल के आया। ठीक, तो अगर आपको फ्रैक्शन से समझ में आता है तो फ्रैक्शन से कीजिए कि भाई मैंने आपको 40% डिस्काउंट दे दिया, तो मतलब आप 60 रुपये की चीज़ पड़ रही, जो 100 रुपये की चीज़ थी वो 60 रुपये की पड़ गई आपको। ठीक है, अब आपको 60 रुपये से वापस आपने 100 रुपये बेच दिया, तो 40% का थोड़ी ना हुआ, क्योंकि अब आपका बेस क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट क्या होगा 60 रुपये। तो 60 रुपये पे आपको 40 रुपये का फ़ायदा हुआ है, मेरे को 100 रुपये पे 40 का नुकसान हुआ था, आपको 60 पे 40 का फ़ायदा हुआ है, तो दोनों चेंज हो जाएंगे ना। तो ऐसे ही अगर मेरा फ्रैक्शन डिक्रीज हुआ है तो उसके रेसिप्रोकल में इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 4/5 मेरा आया है, 4/5 मेरा है, कम तो 1/5 हुआ है, पर है कितना 4/5, तो रेसिप्रोकल मतलब उसकी रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में y कम है, तो y के रेस्पेक्ट में x ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, ठीक इसका रिवर्स, 5/4 ज़्यादा होगा, 5/4 होगा। मेरा x के रेस्पेक्ट में y का है 4/5, तो y के रेस्पेक्ट में x कितना होगा 5/4, वही लिखा है, पर ज़्यादा कितना है, ज़्यादा कितना है, इसको क्या लिखेंगे 1 होल 1/4, तो ज़्यादा कितना है 1/4 ही तो ज़्यादा है, विच इज़ व्हाट 25%। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज अगर जितना जल्दी याद करेंगे उतना जल्दी फ़ायदा होगा अपने को। ठीक है, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई है कोई बात नहीं, ऐसे प्रैक्टिस कर लो, ये अपने आप बाद में समझ में आ जाएगी, धीरे धीरे सवाल करेंगे तो। ठीक है, तो चलो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। इन अ कॉलेज 65% ऑफ स्टूडेंट्स आर बिलो 20 ईयर्स। ठीक है, तो 65 में x ले लेता हूँ, टोटल 100x बच्चे हैं अपने पास, x बाद में देख लें कितना आ रहा है, टोटल 100x बच्चे हैं, तो 65x क्या हो गए, जिनकी एज 20 से कम है। ठीक है, बिलो 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 20 ईयर्स आर 2/3 ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 20 ईयर्स विच इज 42। तो 20 ईयर्स वाले कितने हैं 42, और 42 का 2/3 कितना हो जाएगा 28। सो 28 तो कितने हो गए, जिनकी एज क्या है 28 ऑफ x, सो 28 तो टोटल नंबर ही आ गया। सो 28 कितना हो गए, जिनकी एज 20 से ऊपर है, और 42 वो हो गए जिनकी एज 20 साल है। ये तो चीज़ कह रहा है, तो इन दोनों का सम अगर देखें तो ये कितना आता है 70, विच इज़ वॉट 100 माइनस 100x माइनस 65x। हाँ कि ना, कि भाई 65x अगर 20 से नीचे है तो 20 या 20 से ऊपर वाले टोटल कितने अपने पास 70, तो वो कितने होंगे, इतने ही तो होंगे, 100 में से 65 हटा दिया। सो 35x इज इक्वल्स टू वॉट 70, तो x कितना आ गया 2। तो अगर x 2 आ गया तो अपन ने बच्चे कितने लिए हैं क्लास में, मतलब कॉलेज में 100x, तो 100 इंटू 2 कितना आ जाएगा 200। दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ कॉलेज। फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज, तो उसमें बच्चे कितने आ जाएंगे 200। ठीक, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो सॉल्व, इजी है। ठीक है, ज़रूर नहीं आप 65/100 करके करो, 100x ले लो वो भी ठीक है, पॉइंट की जगह इसको ऐसे सॉल्व कर लो, जल्दी हो जाएगा बस, और कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अ पर्सन मस्ट स्कोर मोर देन 55% ऑफ मार्क्स टू क्लियर एग्जामिनेशन, मतलब 55% पे तो फेल है, उसको उससे ज़्यादा स्कोर करना है। ठीक है, इफ़ अ बॉय स्कोर्स 120 एंड फेल्स बाय 78 मार्क्स, तो मतलब 120 प्लस 78 इज इक्वल्स टू 55% ऑफ टोटल। अगर इससे एक मार्क ज़्यादा किया होता तो पास हो जाता, उसको मोर देन 55 करना है, तो एग्जैक्ट 55% पे क्या होगा फेल होगा, तो उसने कहा 78 मार्क्स से फेल हुआ, तो मतलब टोटल मार्क्स इतना है, तो ये कितना होगा 55%। सो 198 इज व्हाट 55% ऑफ टोटल। टोटल को मैं टी लिख रहा हूँ, क्यों लिखे पूरा लंबा लंबा जब शॉर्टकट से काम चल सकता है। ठीक, तो अब देखो ये 5 से कैंसिल हो रहा है 11 टाइम्स, और ये 20 टाइम्स, ये कैंसिल हो रहा है क्या 18 टाइम्स हो रहा है ना 18 टाइम्स, चेक कर लो। ठीक, सो टी कितना आ जाएगा 20 इंटू 18 दैट इज 360,
टोटल मार्क्स कितने आ गए अपने 360। कुछ नहीं करना है, बस जो गिवन है उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आएंगे। पढ़ने में तो बहुत अजीब से लग रहे थे और जब सॉल्व किया तो कुछ भी नहीं था अंदर। ठीक है, परसेंटेज के क्वेश्चन ईजी ही आते हैं, ऐसे टिपिकल नहीं आते हैं। चलिए कुछ और सवाल करते हैं, फिर इसको कंक्लूड करेंगे। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। अ थिएटर हैज़ इंक्रीज्ड हिज टिकट प्राइस बाय 6%। उसने टिकट की प्राइस बढ़ा दी। एंड हिज सेल्स रिड्यूस बाय 4%। सबसे पहले देखते हैं, टिकट की प्राइस में ले लेता हूँ P और टिकट की क्वांटिटी ले लेता हूँ N। N टिकट्स बेची P प्राइस पे, तो क्या आ जाएगा मेरा रेवेन्यू। यही तो होगा मेरे पास रेवेन्यू। मतलब लेट्स से मेरे पास एक थिएटर है, मेरे 40 रुपये की टिकट है और मैंने 400 टिकट बेच दी। 400 टिकट बेच दी और प्राइस कितना है 40 रुपये का एक टिकट का, तो मेरा रेवेन्यू कितना हो गया दोनों का प्रोडक्ट 16,000 रुपये। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। अब वो क्या कह रहा है, प्राइस को मैंने बढ़ा दिया 6% से, तो प्राइस को 6% से बढ़ाऊंगा, यही तो करूँगा बेसिकली। तो ये क्या हो गया 106p/100। ठीक, और सेल्स मेरी गिर गई 4% से, तो सेल्स जो थी नंबर वो 4% से कम हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 96n/100। यही तो चीज़ होगी। ठीक, तो अब देखना मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ। प्राइस तो मेरी हो गई 106/100 ऑफ प्राइस, ये तो प्राइस हो गई, और जो नंबर था सेल्स का वो मेरा हो गया 96/100 ऑफ एन, यही तो होगा। और रेवेन्यू वो मेरा कितना बढ़ गया 88 रुपीज़। सो R + 88, ये मेरा रेवेन्यू हो गया। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, फाइंड इनिशियल रेवेन्यू। तो मतलब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, R की। तो मुझे P और N नहीं चाहिए, तो P × N अपन R लिख सकते हैं पहली इक्वेशन से। ठीक, तो यहाँ पे देखना क्या कर रहा हूँ मैं, 106/100 इंटू 96/100, साथ में क्या आएगा P × N, उसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ R लिख सकता हूँ सिंपली, इक्वल्स टू R + 88, यही होगा। अब इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो देखो कैसे करोगे, 106 × 96, यही करना है आपको। मैंने जैसे पहले सिखाया था 100 + 6, 100 - 4, ऐसे कर सकते हो। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा आपका कितना 10176/10,000 इंटू R इक्वल्स टू R + 88, यही आ रहा है। अब देखना मैं क्या करूं, यहां से 4 0 हटाओ और यहां पे डाल दो। ठीक है, पॉइंट लगा दूंगा, मतलब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, ये तो कर रहा हूं। अब देखना ये 1.0176 R है और ये 1 R है, तो अगर इसको उठा के इधर लेके आऊंगा R को, तो कितना बचेगा मेरे पास 0.0176 R इक्वल्स टू 88। 1 R माइनस कर दिया कितने में से, 1.0176 में से, तो कितना बचेगा, इतना ही तो बचेगा डेसिमल में। ठीक है, तो अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो 88/176, ये 4 डेसिमल पॉइंट्स थे, तो 4 डेसिमल पॉइंट्स लगा देते हैं यहाँ पे ऊपर। ठीक है, तो ये देखना कितने टाइम्स जा रहा है, 2 टाइम्स कट रहा है शायद, हाँ बिल्कुल 2 टाइम्स कट रहा है, तो 10,000 है ये, और ये बटा 2 कितना आ गया, सो ₹5,000। तो ये उसका इनिशियल रेवेन्यू था जब उसकी कोई टिकट प्राइस P थी, नंबर ऑफ टिकट्स वो N बेचता था, तो उसका टोटल रेवेन्यू कितना आता था 5,000 रुपये। अभी 88 रुपये बढ़ गया है बस। ठीक, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20% पॉपुलेशन ऑफ टाउन हैज डिजर्टेड। टाउन की पॉपुलेशन में 100x मान लेता हूँ। ठीक, 20% चली गई तो बची कितनी, 20% तो माइनस हो गई। ठीक है, तो बची कितनी है मेरे पास 80x, इतनी बची है। अब कहता है 25% ऑफ द रिमेनिंग पॉपुलेशन, मतलब बची कितनी है 80, तो इसका भी 1/4, 25% क्या होगा 25% ऑफ 80x, तो क्या होगा 25% ऑफ 80x, ये कितना हो गया 1/4, मतलब कितना हो गया 20, 1/4 ऑफ 80x, तो कितना आ जाएगा 20x। तो 20x डाइड, मतलब 80 में से 20 और मर गए, तो 20x कितना हटाया तो कितना बचा 60x। पहले तो 20 चले गए अपने, 20% चले गए, फिर 25% बेचारे मर गए। अब देखो 10% ऑफ द रिमेनिंग हैव सीवियर इन्फेक्शन, अब कितने बचे 60x, तो 60x का 10% कितना होगा 6x, यही तो होगा 60x का 10%, 6x ही होगा। इनको इन्फेक्शन है
इफ 2700 पीपल आर स्टिल हेल्दी एंड लिविंग इन टाउन, मतलब हेल्दी है तो क्या रहे, बचे होंगे कौन से 54x, जो क्या है हेल्दी भी है, जिनको इन्फेक्शन नहीं है, मरे भी नहीं है और छोड़ के भी नहीं गए, तो मतलब टाउन में भी रह रहे हैं और हेल्दी भी हैं, तो कितने हो गए 54x, और वो कितना दे रखा है 2700, दिस इज इक्वल्स टू 2700। अब वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, ठीक है। सो 2700 कितने टाइम्स कटेगा, इसको अगर मैं 100 टाइम्स लिखूं, 27 से काटें तो ये 2 बार कटेगा, तो x कितना आ गया अपना 50, ठीक, इतने तो बचा x, 27 से 2 टाइम्स कट गया, तो 27 से 27 को कितनी बार कटेगा 100 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स, ये करना आना चाहिए, बट ठीक है चलो मैं सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। तो x कितना आ गया 50, पर अपनी पॉपुलेशन x नहीं है 100x है, तो इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनिशियल पॉपुलेशन क्या आ जाएगी टाउन की 5000। अब यहाँ कोई करेंसी या कोई सिंबल मत लगा देना, पॉपुलेशन है ये सिर्फ नंबर में होगी, ठीक। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे जो अब तक मैंने परसेंटेज में कराए। परसेंटेज में ऐसे ही वेरिएशन के क्वेश्चन्स आते हैं कि आपको थोड़ा रेसिप्रोकल पूछ लेगा, रेवेन्यू की टर्म्स में पूछ लेगा कि एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई तो उसका कंजम्पशन अपने आप कम हो जाएगा। लेट्स से अगर चीनी की प्राइस है 10 रुपये में बढ़ा देता हूँ तो उसका कंजम्पशन उस हिसाब से कम कर देंगे, क्योंकि हमें खर्चे मेंटेन करने हैं, 10 ही रुपये हैं। अब मैं 5 रुपये की 2 किलो चीज़ ले सकता हूँ, ठीक है, या 10 रुपये की 1 किलो चीज़ ले सकता हूँ, मेरे पास है तो 10 ही रुपये ना। तो अगर मेरा रेवेन्यू फिक्स है तो जिस प्रपोर्शन में आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो उसके रिवर्स प्रपोर्शन में आपको कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने कंजम्पशन डिक्रीज नहीं किया तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, राइट, कि आपने प्राइस तो बढ़ा दी, कंजम्पशन उतना ही है कि मुझे चीज़ आर्टिकल का जैसे 5 रुपये किलो की 2 किलो चीज़ लेता था, अब वही 5 रुपये की 10 किलो कर दी, पर ले रहा हूँ मैं वही 2 किलो, तो मुझे तो 20 रुपये खर्च करने पड़ेंगे ना। तो इसी तरह से चलेंगे अपन कि अगर एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो मतलब अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ा दिया, कंजम्पशन सेम है तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ा दिया और कंजम्पशन आपका एक्सपेंडिचर सेम है तो कंजम्पशन उसी प्रपोर्शन में कम हो जाएगा, रिवर्स प्रपोर्शन कर दो। अगर 20% बढ़ाया है, 20% बढ़ाया मतलब 6/5 कर दिया आपने, 1/5 ही तो बढ़ाया है, 1/5 बढ़ाया है, किसका बढ़ाया होगा 1 का, तो 6/5 किया है तो कंजम्पशन कितना करोगे 5/6, तभी तो कट जाएगा, कैंसिल आउट होगा, ठीक है। सो जैसे अपन ने इसमें किया है ऑलमोस्ट सेम ही किया, इसमें प्राइस बढ़ी पर कंजम्पशन उतना कम नहीं हुआ, उतना कम हो जाता तो रेवेन्यू फिक्स आ जाता, यहाँ पे कंजम्पशन उतना कम नहीं हुआ, कंजम्पशन भी उसने बताया कि भाई प्राइस तो बढ़ाई पर कंजम्पशन इतना ही कम हुआ मेरा, तो मेरा रेवेन्यू बढ़ गया, चीज़ समझ में। फिर एक आता है कि मल्टीपल आपके परसेंटेज लगते हैं, 20% पहले कम हुई, फिर रिमेनिंग की 25%, फिर बची की हुई 10%, तो ये सक्सेसिव परसेंटेज लग गई। तो यही वेरिएशंस आ सकते हैं परसेंटेज के अंदर। तो आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा टॉपिक। जो फ्रैक्शंस मैंने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज याद करने को बोले थे वो ज़रूर कर लेना, क्योंकि वो हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। चलो इसको यहीं कंक्लूड करते हैं, थैंक यू।